हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में मैं आपको जो पीआईबी एनालिसिस है वो पढ़ा रहा हूँ। आरबीआई ग्रेड बी और जो दूसरे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम हैं जैसे नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी, आईएफएससीए, पीएफआरडीए वगैरह, इन सब के लिए। तो ये पीआईबी एनालिसिस किस तरह से आपको पढ़ना है, आपको डेली करंट अफेयर देखने हैं। पहले मेरे डेली करंट अफेयर देखने के बाद इनको आपको एक रिविजन वीडियो की तरह यूज़ करना है। इनमें जो अगर इंपॉर्टेंट कोई स्कीम होगी तो स्कीम मैं सारे डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगा। राइट, इसमें बहुत ज़्यादा स्कीम इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा क्योंकि स्कीम बहुत डिटेल में पढ़नी होती है। पीआईबी एनालिसिस को आपको एक रिवीजन के तौर पे, और आप ये देख लेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, क्योंकि ये सरकारी विज्ञप्ति है इसीलिए। तो चलिए अगले 2 दिन के शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, आरबीआई ग्रेड बी का जो हमारा कोर्स है उसकी जो लास्ट डेट है डिस्काउंट की, वो हमने बहुत सारे लोगों के कहने पे 15 जनवरी तक कर दी है, क्योंकि 17 जनवरी से बैच स्टार्ट है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या जिनकी सैलरी लेट आती है या जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि डेट बढ़ा दो। तो 15 जनवरी तक आप GGCA कोड यूज़ करके 3,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो मेगा फूड पार्क बन रहे हैं भारत में। ये जो फूड पार्क बन रहे हैं बहुत बड़े बड़े, इनमें फूड प्रोसेसिंग होगी। फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? जैसे आलू होता है, आप उसे चिप्स बनाते हो तो वो फूड प्रोसेसिंग है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो आलू होता है वो सस्ता बिकता है, चिप्स महंगे बिकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग से वैल्यू क्रिएशन होता है, वैल्यू क्रिएशन होता है जिससे किसान को एक प्रीमियम मिलता है, किसान को ज़्यादा दाम मिलता है, या जो भी फूड प्रोसेसिंग वाली कंपनी है उसको वो मतलब उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू एडिशन होता है। तो भारत में कितने फूड पार्क बन चुके हैं और कितने बनने वाले हैं, इसके ऊपर डिटेल आई है। तो 24 मेगा फूड पार्क ऐसे हैं भारत में जो ऑलरेडी फंक्शनल हैं, राइट, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और 17 ऐसे हैं जो अभी बन रहे हैं, जो अभी 17 ऐसे हैं दे आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन। वो या तो बन रहे हैं या अभी अप्रूवल नहीं मिला है, या मतलब अभी उस स्टेज में हैं, अभी चालू नहीं हुए हैं। तो टोटल 41 इंडिया में मेगा फूड पार्क जो हैं वो प्लैंड हैं, और मेगा फूड पार्क मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंडर आते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, एक ज़िला एक उत्पाद, ये सबसे पहली बार यूपी की जो सरकार है उन्होंने शुरू किया था कि हर प्रोडक्ट को एक डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ दो, उससे वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान बन जाएगा और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो जाएगी। तो जब लोग टूरिज्म के लिए भी जाएंगे उस डिस्ट्रिक्ट में तो उस प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदेंगे। तो PMFME स्कीम में जितने भी ODOP प्रोडक्ट्स हैं सबको PMFME स्कीम में जोड़ दिया गया है। अब ये PMFME क्या होता है, और दूसरी बात ये है कि इंडिया में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कितने हैं। तो याद रखिए 713 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को अप्रूव कर दिया है, और हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट है जो ODOP है। तो भारत के 35 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में टोटल 713 जिले ऐसे हैं विच आर अ पार्ट ऑफ ODOP, राइट। तो PMFME क्या होता है? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम एक प्रोडक्ट को पहले तो प्रोसेस करते हैं, ठीक है, फिर हम उसकी अच्छे से पैकेजिंग कर देते हैं, फिर हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो उससे भी पैकेजिंग और मार्केटिंग अगर आप अच्छी करते हो उससे भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, राइट। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमने जो PMFME स्कीम है उसके तहत हमने जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बाज़ार में उनको उतारा है। और मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे हनी, राइट। हनी जो होता है वो बहुत अच्छे से जो पैक कर दिया गया है, बहुत अच्छे से उसको एक ब्रांड नेम दे दिया गया है जिससे वो पहचान में आ जाए। तो हनी एक जो प्रोडक्ट है वो बाज़ार में उतारा गया है। और इसी तरह से जो बहुत सारे आइटम हैं, मतलब कोई कमी नहीं है, कोई लिस्ट मतलब बहुत लंबी है। जैसे दिल्ली बेक्स, एक ब्रांड बनाया दिल्ली बेक्स। तो दिल्ली बेक्स क्या है? दिल्ली बेक्स जो है वो कुकीज़ हैं वीट से बनी हुई। और जो ये हनी है ये मधु मंत्र के नाम से बाजार में बेचा जा रहा है, मार्केटिंग करके अच्छे से पैकिंग, अच्छे से प्रोसेसिंग। आपने कच्चा शहद ले लिया और कच्चा शहद जो लिया उसको अच्छे से फिल्टर किया, प्रोसेस किया, मार्केटिंग किया, मधु मंत्र के नाम से बेचा जा रहा है। ऐसे ही अमृत फल नाम का आंवला बेचा जा रहा है बाजार में। तो ये सब PMFE स्कीम से हो रहा है। तो हम जितने भी ODOP प्रोडक्ट हैं उनको भी PMFE इससे जोड़ देंगे स्कीम से, जिससे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले की भी बहुत अच्छे से प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग हो सके। तो यही किया गया, यानी पूरा इसमें ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट जो है वो मिलता है, राइट। और इसमें सरकार बहुत तरह के इंसेंटिव्स भी देती है। जैसे इसमें जो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट होता है वो 50% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर होता है। यानी 50% ऑफ द जो टोटल एक्सपेंडिचर है, 50% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर वो सरकार आपको सब्सिडी उस पर देगी। ऐसे ही जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनमें 40,000 रुपये, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एक स्वयं सहायता समूह को 40,000 रुपये का सीड कैपिटल मिलता है,
जिससे वो प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ये सब कर सके, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो ये है पीएमएफएमई स्कीम। अब बात करते हैं पंचायती राज मंत्रालय की। पंचायती राज मंत्रालय जो है उसने 2 चीज़ें लॉन्च की हुई है और उनको वो बेहतर करता रहता है। उससे पहले मैं वो 2 चीज़ें बताऊं आपको, एक पंचायत ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में बता देता हूं, जिसको बोलते हैं पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। ग्रेडिंग मतलब होता है जब आप पंचायतों का आपस में कॉम्पिटिशन करा देते हैं, इंडेक्स का मतलब भी वही होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे जो भारत के राज्य हैं, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 17, हमें उन्हें भारत में अचीव करना है। कब तक करना है? 2030 तक। ये आपको पता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 2030 तक हमें उन्हें अचीव करना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो हमारी पंचायत हैं उनके लेवल पे ले आओ एसडीजी को, और पंचायतों को कहो कि आप एसडीजीज को रियलाइज करो। भारत में लगभग 2.55 लाख ग्राम पंचायत हैं, 2,55,000 ग्राम पंचायत हैं भारत में। अगर वो सारे अचीव कर लेंगे तो इंडिया ऑटोमेटिकली अचीव कर लेगा। इसीलिए पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो तैयार किया गया है। तो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके 9 थीम होंगे, ये ध्यान रखिए, 9 थीम होंगे। पंचायतों का आपस में कंपटीशन करवाया जाएगा। पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइज किया जाएगा पंचायत के लेवल पे, और फिर पंचायतों का कंपटीशन करवाया जाएगा। जो बेस्ट पंचायत होंगी परफॉर्मिंग, उन्हें अवार्ड वगैरह दिए जाएंगे। तो इसको ये आरजीएसए के थ्रू किया जाएगा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये केंद्र प्रायोजित स्कीम है पंचायती राज मंत्रालय के अधीन। तो पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स को स्टार्ट किया है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पंचायत के लेवल पे अचीव किया जा सके। तो 9 थीम है इसमें, और 144 इसमें लोकल टारगेट्स हैं जो पंचायत को अचीव करने हैं। 144 लोकल टारगेट्स इसमें हैं। नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड की पहली मीटिंग हुई। अब ये नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड क्या है? ये डीपीआईआईटी ने बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है डीपीआईआईटी। उन्होंने इस बोर्ड को बनाया था 2019 में, जिससे जो ट्रेडर हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो 5 दिसंबर को इनकी मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी। नेशनल ट्रेडर डेवलपमेंट बोर्ड, डीपीआईआईटी ने 2019 में इस बोर्ड को बनाया था। और इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। एक चेयरपर्सन होता है इसमें, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 5 मेंबर इसमें जो होते हैं स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए जिन्हें ट्रेड वगैरह की। 10 मेंबर जो हैं इसमें वो ट्रेड एसोसिएशन से आते हैं। इस तरह से कई सारे मेंबर इसमें होते हैं। इसमें याद रखने वाली चीज़ एक तो ये है कि ये कब बना था, किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। और जो हमारा डोमेस्टिक ट्रेड है भारत का, वो हमारे जीडीपी में 15% कंट्रीब्यूट करता है। और 6 करोड़ जो भारत में बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो हमारे लोकल ट्रेड करते हैं। 25 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलता है डोमेस्टिक ट्रेडिंग से। लेकिन ट्रेडर्स की जो शिकायतें हैं वो सुनने के लिए कोई, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए कोई भी हमारे पास बॉडी नहीं थी। इसलिए हमने इस बोर्ड को बनाया था 2019 में। ये बोर्ड जो है शेल मीट वंस इन एवरी क्वार्टर। इस बोर्ड की मीटिंग हर क्वार्टर में एक बार होगी। और जो कोरम है, कोरम मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए मेंबर्स की, तो जितने भी मेंबर हैं बोर्ड में 1/3, अगर 1/3 मेंबर से कम होंगे तो मीटिंग नहीं होगी, 1/3 की प्रेजेंस होनी चाहिए। लेकिन 2019 से अभी इनकी पहली मीटिंग हुई है, बीच में फिर वो कोविड वगैरह आ गया था, तब नहीं हो पाई थी। अभी अभी केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो भारत आए थे। विलियम रूटो इनका नाम है। प्रधानमंत्री मोदी से वो मिले और दोनों कंट्रीज के बीच में 5 MOU साइन हुए हैं। वो कौन कौन से हुए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ें ये हैं, केन्या ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी ज्वाइन किया अभी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी ज्वाइन किया है। तो केन्या और भारत के बीच में 60 साल के रिश्ते हमारे हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के, यानी जो राजनयिक संबंध है उनको 60 ईयर्स पूरे हो गए हैं। भारत ने कहा है केन्या से कि वो चीता खरीदना चाहता है। हमने साउथ अफ्रीका और नमीबिया 2 देशों से चीता खरीदे हुए हैं। अब हम केन्या से भी खरीदना चाहते हैं। हालांकि कितना खरीदना और इस बारे में एग्जैक्ट नंबर्स पे बात नहीं हुई है, लेकिन केन्या ने एग्री तो किया है कि हाँ वो बेचने को तैयार है। भारत लोन दे रहा है केन्या को वहां के एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए $250 मिलियन का, $250 मिलियन का लोन भारत केन्या को दे रहा है टू मॉडर्नाइज इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर। जो 5 MOU साइन हुए हैं, 5 एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में, वो ये हैं। जैसे एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके हुआ है, हम केन्या की हेल्प करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और जो ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ केन्या उनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज के लिए स्टैंडर्ड्स, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है और केन्या ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड उनके बीच में, और एक स्पोर्ट्स में कॉपरेशन के लिए। जैसे भारत क्रिकेट में केन्या की हेल्प करेगा, पीएम मोदी ने अपनी भाषण में कहा था ये। और केन्या लॉन्ग डिस्टेंस जो रनर होते हैं उसमें केन्या काफ़ी अच्छा करता है, मैराथन रेस वगैरह में, तो उसमें वो हमारी हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। भारत और केन्या के बीच में 60 साल हमारे रिश्ते पूरे हो गए हैं केन्या के साथ। इंडियन आर्मी ने अभी अभी एक आइडिया और इनोवेशन कंपटीशन कराया जिसका नाम था इनो योद्धा। ये मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में हुआ था। इसमें बेसिकली ये था, इंडियन आर्मी को लेके अगर आपके कोई फ्रेश आइडियाज़ हैं तो आप यहाँ पे उन्हें बता सकते हैं, और उसी हिसाब से मतलब इनोवेशन क्या होना चाहिए, मतलब आपको, तो इनोवेशन के ऊपर था मेनली ये। तो इसका नाम था इनो योद्धा। इससे पहले इंडियन आर्मी ने बैटल ऑफ द माइंड्स नाम का क्विज भी कराया था, क्योंकि कारगिल वॉर के जो हैं
कारगिल वॉर 1999 में हुआ था, तो अब 2024 आ गया है, तो इसके 25 साल पूरे हुए। इस खुशी में बैटल ऑफ द माइंड्स क्विज भी कराया था, जिसको सेंट पॉल्स वाराणसी स्कूल ने जीता था। अब बात करते हैं नारी अदालत। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी कि हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय जो है, वो एक योजना चलाता है मिशन शक्ति, जो कि उनकी मेन योजना है, जो उनकी सबसे फ्लैगशिप योजना है, उसको बोलते हैं मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति के अंडर ही नारी अदालत आते हैं। नारी अदालत ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, यानी अदालतों के अलावा ऐसी जगह है जहां पे स्पेशल आप जो मतभेद हैं वो सुलझा सकते हैं नारी अदालत में। तो नारी अदालत को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अभी जो है फर्स्ट फेज में नारी अदालत जो ओपन हुए हैं असम और जम्मू कश्मीर में हुए हैं। असम के 7 जिलों में और कुपवाड़ा और बारामूला जो 2 जिले हैं जम्मू कश्मीर के, उसमें, यानी 7 डिस्ट्रिक्ट असम और 2 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के। तो नारी अदालत के बारे में बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेसेस हैं ये। और ये मिशन शक्ति क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, मिशन शक्ति के अंडर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो संबल और एक सामर्थ्य। संबल मतलब होता है महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी संबल में आती है। और सामर्थ्य मतलब महिलाओं को एम्पावर करो, तो जो महिलाओं का एम्पावरमेंट है, मतलब उन्हें रोजगार दो, उन्हें स्किल डेवलप करो, वो सब सामर्थ्य में आता है। तो मिशन शक्ति के 2 कंपोनेंट हैं, संबल और सामर्थ्य, राइट। अब संबल में क्या क्या आता है और सामर्थ्य में क्या क्या आता है, पहले संबल की बात करते हैं। संबल में मतलब महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो संबल में आता है। वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर में महिलाएं जा सकती हैं, उनको कोई भी ट्रॉमा है, प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, तो वन स्टॉप सेंटर में सारी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं। वुमेन हेल्पलाइन, ये भी संबल में आता है। नारी अदालत भी संबल में आता है, क्योंकि ये भी नारियों की सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सामर्थ्य में क्या क्या आता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या होती है, इसमें पैसा मिलता है 6,000 रुपये जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसमें मिलते हैं 6,000 रुपये। अगर घर में लड़की जन्म लेती है तो उसमें महिला को दिए जाते हैं 6,000 रुपये, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। फिर पालना योजना में जो क्रैच फैसिलिटी आंगनबाड़ी सेंटर में वो दी जाती है, जहाँ पे बच्चे खेल सकें, क्रैच झूले वूले लगा दिए जाते हैं क्रैच वगैरह में, तो वो सखी निवास, शक्ति सदन और ये सब जो हैं ये सामर्थ्य में आते हैं, राइट। अब ये बताओ, ये नारी अदालत किस में आता है, संबल में कि सामर्थ्य में, तो ये संबल का पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है नारी अदालत के बारे में, ये संबल वाले कंपोनेंट में आता है मिशन शक्ति के। तो मिशन शक्ति कब तक चलेगा, 15 फाइनेंस कमीशन जब तक चलेगा तब तक मिशन शक्ति चलेगा। इसमें टोटल खर्चा सरकार करेगी 20,989 करोड़ रुपए, ठीक है, ये है मिशन शक्ति। अब बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा है कि हमें 2030-31 तक भारत में 4,000 मेगावाट आवर बैटरी क्षमता हमें वो करनी है। इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग भी आई थी, जिसमें अगर आप बैटरी स्टोरेज प्लांट लगाते हैं भारत में तो आपको 40% तक का सरकार सब्सिडी देगी। मैक्सिमम सब्सिडी जो आपको देगी सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग में वो है 40% ऑफ द कॉस्ट, राइट। तो 4,000 मेगावाट आवर की हमें बैटरी स्टोरेज बनानी है, क्योंकि हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना चाह रहे हैं, वो ठीक है पंचामृत में, लेकिन हमें उसके लिए बैटरी स्टोरेज भी होनी चाहिए। तो 4,000 मेगावाट आवर तक की बैटरी स्टोरेज हमें इंडिया में होनी चाहिए। तो उसी को लेकर सरकार ने कहा था कि अगर हमने ये डेवलप कर ली तो उससे क्या होगा, उससे हमारा कार्बन एमिशन 1.3 मिलियन मेट्रिक टन कम हो जाएगा हर साल। अगर इतनी बैटरी स्टोरेज हमारे पास आ गई तो 1.3 मिलियन मेट्रिक टन हमारा उसमें जो कार्बन एमिशन है हर साल हमारा कम हो जाएगा। और वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है उसमें आपको कितनी सब्सिडी मिलती है, उसमें आपको मैक्सिमम 40% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट की सब्सिडी उसमें आपको मिलती है। और ये 4,000 मेगावाट आवर हमें भारत में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कब तक लगाना है, ये हमें लगाना है 2030-31 तक। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया है अभी, तो इसको लेके मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने क्या कहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या, ये है कि भारत में हमें ऐसा भारत बनाना है कि 2030 तक हम भारत में हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण कर सकें। 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन हम हर साल प्रोड्यूस कर पाएं, ऐसा इंडिया हमें बनाना है, ठीक है। तो अगर हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ये टारगेट अचीव कर लिया तो उससे हमारा कितना पैसा बचेगा, हमारा 1 लाख करोड़ रुपया जो हम फॉसिल फ्यूल खरीदने में खर्च करते हैं वो हमारा बचेगा 2030 तक, राइट। तो ये एक्सपेक्टेड है कि अगर हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को रियलाइज कर लिया, पूरा कर दिया, तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल का खर्चा है खरीदने का, क्योंकि ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल हमें खरीदने पड़ते हैं, पेट्रोल वगैरह सब खरीदना पड़ता है, तो 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हमारा बचेगा 2030 तक, ऐसा कहा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। उसके बाद डॉक्टर मनसुख मांडविया चाहते हैं कि भारत में 20 लाख लोगों को ट्रेनिंग मिले सीपीआर में। सीपीआर बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया, आपके नज़दीक आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं किसी को, तो आप अगर सीपीआर जानते हैं तो आप उसकी जान बचाने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं।
इसको बोलते हैं सीपीआर। सीपीआर देना होता है, आपने देखा होगा लोगों को कई बार छाती पे 2 हाथ रख के फिर वो उसको सीपीआर करते हैं, लंग्स वगैरह जो है उसे मतलब हार्ट वगैरह उनको दोबारा फंक्शन कराने की जो है वो कोशिश करते हैं, तो ये सब काम करते हैं सीपीआर में। तो 20 लाख लोगों को ट्रेन किया जाएगा और इसके लिए एक नेशन वाइड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं लोन। एशियाई विकास बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने मध्य प्रदेश को लोन दिया है $175 मिलियन का। ये वहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी वगैरह है उसको इंप्रूव करने में काम आएगा। बस अमाउंट याद रखो, $175 मिलियन। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी ने कहा है कि एक माइक्रॉन कंपनी है अमेरिका की, दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक है, अमेरिका की कंपनी है, ये अपना बहुत बड़ा प्लांट सानंद में लगा रही है, तो वो काफ़ी फास्ट ट्रैक पे है, वो बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाला है। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है वो कंपनी, 22,516 करोड़ की, सानंद इन गुजरात। उसके बाद अभी वीट और जो आटा, गेहूं वगैरह भारत में कई जगह बहुत महंगा हो गया, इन्फ्लेशन ज़्यादा है इस समय, तो भारत आटा, भारत की सरकार ने अपना खुद का ब्रांड निकाला है जिसका नाम है भारत आटा। इसे सरकार ₹27.5 kg में बेच रही है, जो कि काफ़ी सस्ता है। इससे मतलब 40 मार्केट में जनरली इस समय जो आटा है ₹40 किलो बिक रहा है, 40, कहीं पे 50, कहीं पे 35, कहीं पे 55। तो भारत सरकार उसे, इससे क्या होगा, प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो ये क्योंकि सरकार का ब्रांड है, तो सरकार कहाँ बेचेगी इसे? केंद्रीय भंडार में बेचेगी, नाफेड के जो सेंटर है वहाँ बेचेगी, एनसीसीएफ वहाँ पे बेचेगी। एनसीसीएफ मतलब नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके जो सेंटर है वहाँ पे उसे बेचेगी भारत आटा ब्रांड के नाम से। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में एक चीज़ याद रखिए कि गरबा जो है गुजरात का, वो भारत का 15वां एलिमेंट है जो अमूर्त विरासत डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा, यानी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। गरबा गुजरात में किया जाता है। तो इससे पहले 14 आइटम कौन से हैं? तो जो लेटेस्ट है वो है गरबा गुजरात का, जो 2023 में। इससे पहले 2021 में जो न्यूज़ आई थी 2022 में, वो थी दुर्गा पूजा। कोलकाता में दुर्गा पूजा 2021 में उसे यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। जनरली ये लिस्ट आती है दिसंबर में और जरूरी नहीं हर साल आए। फिर 2017 में कुंभ मेला, 2016 में नवरोज़, जो पारसी नया साल होता है नवरोज़, और योगा। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे जो टोटल आइटम है पहले से वो 14 हैं, जो ऑलरेडी भारत की अमूर्त विरासत है, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है, और ये 15वीं है गरबा गुजरात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरबा ऑफ गुजरात के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। जैसे बांग्लादेश में ढाका में जो रिक्शा पे पेंटिंग होती है वो, थाईलैंड में नया साल मनाया जाता है जिसे सोंक्रन बोलते हैं वो, हिरगा से ये एक आर्ट है मादागास्कर की वो, जुंकानू त्यौहार होता है बहामास का वो, और सूडान में जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनका जन्मदिन मनाया जाता है वो। तो ये 5, इनको भी आपको याद रखना है, इनको भी इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का दर्जा मिला है। उसके बाद बात करते हैं यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेस होते हैं। भारत अब तक लगभग 2,75,000 जो ट्रूप्स हैं यूएन पीस कीपिंग में भेज चुका है। यूएन पीस कीपिंग मिशन उस देश में किया जाता है जहाँ पे काफ़ी अनस्टेबिलिटी है, तो वहाँ पे शांति की बहाली के लिए, पीस कीपिंग के लिए, पीस को रेस्टोर करने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज होते हैं। भारत उनमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो अभी इनकी मीटिंग जो हुई थी वो घाना की कैपिटल आक्रा में हुई थी, पीस कीपिंग फोर्सेज की। और एक कंट्री है जहाँ से पीस कीपिंग मिशन अब खत्म कर दिया गया है, वो है माली, अफ्रीका का कंट्री माली। यहाँ पे जो मिशन था उसका नाम था मिनुस्मा, तो उस मिशन को अब एंड कर दिया है यूनाइटेड नेशन ने। पीस कीपर्स को ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं, ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है। राष्ट्रीय वायोश्री योजना चल रही है, तो उसको लेकर न्यूज आई थी। राष्ट्रीय वायोश्री योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट चलाता है। क्या है ये योजना? इसमें कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी महीने की इनकम 15,000 से ज़्यादा नहीं है, यानी 15,000 तक है, कोई भी सीनियर सिटीजन भारत का, या बीपीएल कैटेगरी में वो आता है, इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो उसे सरकार फ्री में वो चीज़ें देती है जिनको असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस बोलते हैं, जिससे उनका जीवन बेहतर हो। जैसे मान लो कोई अगर चल फिर नहीं पाता तो उसे व्हील चेयर दे दी, जैसे कोई सुन नहीं पाता तो सुनने की मशीन दे दी। इन्हें असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस बोलते हैं, इनसे आपका जीवन बेहतर होता है, तो वो सरकार फ्री में बांटती है। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय वायोश्री योजना। राष्ट्रीय वायोश्री योजना, या चलने के लिए बैसाखी दे दी, कर्ज दे दिया, तो ये सब फ्री में सरकार उन्हें बांटती है। अगर मान लो किसी की आंखें खराब है, चश्मे बनवा दिए उसके लिए फ्री में। उसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो अभी ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वैसे तो स्टार्ट हुई थी वित्तीय वर्ष 2010 में, तो 2009-10 में ये योजना शुरू हुई थी, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसा गांव पकड़ते हैं जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन वहां पे 40% मिनिमम होनी चाहिए, यानी उस गांव में 40% आबादी कम से कम शेड्यूल कास्ट की होनी चाहिए, दलितों की होनी चाहिए, और कम से कम 500 लोग उस गांव में एससी कैटेगरी के होने चाहिए।
मैं रिपीट करता हूं, कम से कम एससी कैटेगरी के जो लोग हैं वो 500 होने चाहिए उस गांव में, और कम से कम एससी 40% आबादी एससी वहां पे होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उस गांव का हमें विकास करना है, हर तरह से उसको एक आदर्श ग्राम बनाना है। तो अभी इस योजना का नाम बदल दिया गया था, एक्चुअली प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसे बोलते थे, अब इसको बोलेंगे प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, यानी इसका नाम पीएम अजय है। अब पीएम अजय, तो इसमें हम कितना पैसा देते हैं वहां पे विलेजेस को डेवलप करने के लिए? एक गांव को इसमें 21 लाख रुपए दिए जाते हैं। 21 लाख रुपए उस गांव को विलेज डेवलपमेंट प्लान के थ्रू दिए जाते हैं, जिससे उसमें बहुत सारी सुविधाएं गांव वालों को मिल सकें। उसके बाद गार्बेज फ्री सिटी। भारत में गार्बेज फ्री सिटी बनाने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर है वो मिलकर काम कर रही है SIIC IIT कानपुर के साथ। SIIC क्या है? स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, यानी IIT कानपुर का एक स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए SIIC है। वो स्टार्टअप्स जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम करेंगे, जिससे हम गार्बेज फ्री सिटी बना सकें, उन स्टार्टअप्स को कैसे सपोर्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर? उनको 20 लाख रुपए तक की फंडिंग दी जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट ग्रांट दिया जाएगा 20 लाख रुपए तक का। तो मैं रिपीट करता हूं, भारत के वो स्टार्टअप जो हैं, और फर्स्ट फेज में जो है ये 30 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी, और अगर मैं अगले साल बात करूं तो अगले साल 75 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी। राइट, 75 स्टार्टअप्स को सेकंड फेज में और 30 स्टार्टअप्स को फर्स्ट फेज में जो है फंडिंग दी जाएगी, ग्रांट दिया जाएगा। मतलब फंडिंग से बेटर वर्ड है ग्रांट, क्योंकि ये जो फंडिंग सपोर्ट है 20 लाख का, इसका मतलब ये है कि ये 20 लाख उन्हें दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके बदले में कंपनी में कोई हिस्सेदारी मिलेगी MUHA को, ये तरह का ग्रांट ही है, फंडिंग सपोर्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर की तरफ से ये अमाउंट भी याद रखिए 20 लाख, और फर्स्ट फेज में इनका टारगेट है कि 30 स्टार्टअप्स, और सेकंड फेज में इनका टारगेट है 75 स्टार्टअप्स। तो अभी के लिए 30 जो स्टार्टअप्स हैं, 30 बेस्ट आइडियाज, उनको फंडिंग मिलेगी, और अगले साल 75 को। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मैंने आपको बताया था उन्होंने 2 चीज़ें लॉन्च करी हैं अभी, तो वो 2 क्या हैं? एक तो पंचायत जो डेवलपमेंट इंडेक्स था वो तो अलग था, तो 2 चीज़ें हैं, ग्राम मानचित्र, और एक चीज़ है फोटो खींचने के लिए M-Action Soft। बेसिकली हम क्या करते हैं, आप इनके पोर्टल पे अगर जाएंगे, ये वेबसाइट लिखिए gramancitra.gov.in, मैं इस पर गया, ये उसकी फोटो है। तो आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करिए भारत का, अपनी पंचायत का नाम, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ग्राम पंचायत पे आ जाइए। फिर तो जब जैसे सिलेक्ट करेंगे पूरे गांव का नक्शा आ जाएगा, यहाँ पे सैटेलाइट से फोटो खींची हुई आ जाएगी। इसमें आपको हर चीज़ पता चल जाएगी, गांव में स्कूल कहाँ पे है, विद्यालय कहाँ पे है, तालाब कहाँ पे है, गांव में जो है स्कूल है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, ऐसे पूरा आ जाएगा कि गांव में जो है कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। ड्रोन वगैरह से फोटो खींची हुई आ जाएगी। तो इसको किसने बनाया है? इसको NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है। किसके लिए बनाया है? पंचायती राज मंत्रालय के लिए। और इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है ग्राम मानचित्र। तो हर गांव का, भारत में लगभग 6.5 लाख गांव हैं, उन हर गांव का जो है मानचित्र यहाँ पे अवेलेबल होगा। 2.5 लाख भारत में ग्राम पंचायतें हैं और 6.5 लाख से ज़्यादा गांव हैं, तो सबके मानचित्र यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और मानचित्र जो अवेलेबल होंगे, ग्राम मानचित्र पोर्टल का नाम है। और फोटो खींचने के लिए एक मोबाइल बेस्ड सोल्यूशन है जिसका नाम है M-Action Soft। M-Action Soft क्या करता है? फोटोज कैप्चर करता है और उनको जियो टैग कर देता है। जियो टैग मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे आप कोई फोटो अपलोड करते हैं तो वो आपसे ऊपर लोकेशन पूछता है। मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, आपने ऊपर लोकेशन डाल दी, तो उसको पता चल जाएगा कि जैसे आप फोटो पे क्लिक करेंगे कि लोकेशन क्या है, तो उसको जियो टैगिंग बोलते हैं। यानी धरती के कौन से कोने में बैठ के आप वो फोटो वहाँ को रिप्रेजेंट करती है। तो जियो टैगिंग GPS कोऑर्डिनेट होते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो कोऑर्डिनेट आ जाते हैं वहाँ पे। तो वो कोऑर्डिनेट जब आ जाते हैं तो आप उस जगह तक आराम से पहुँच सकते हो। तो M-Action Soft क्या है? M-Action Soft जो विजुअलाइजेशन है उसके लिए होता है, और जो पोर्टल का नाम है वो है ग्राम मानचित्र। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी लॉन्च किया है, 2019 में लॉन्च किया था पहली बार ग्राम मानचित्र जो है। तो ये स्पेशल प्लानिंग ऐप है। स्पेशल प्लानिंग क्या होता है? स्पेशल मतलब स्पेस, गांव में कौन सी स्पेस कहाँ है, कितनी है, कहाँ पे हमें प्रोजेक्ट लगाना है, तो वो सारे पंचायत हैं वो डिसीजन ले पाएंगे। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसे लागू कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के लिए। अब इसमें काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। और M-Action Soft क्या है? ये एक मोबाइल बेस्ड सोल्यूशन है, ये कैप्चर फोटोज में हेल्प करता है जियो टैग्स के साथ। बस इतना ध्यान रखिए, इतना आपके लिए काफ़ी है। ये था हमारा वीडियो PIB का जो एनालिसिस है अगले 2 दिनों का। तो 2-2 दिन करके हम कर रहे हैं। अगर किसी दिन न्यूज़ कम हुई तो मैं 3 दिन भी एक साथ कर सकता हूँ। और आपको बता दूं RBI ग्रेड बी का जो हमारा कोर्स है उसी को दिमाग में रख के, RBI ग्रेड बी एग्जाम और दूसरे रेगुलेटरी बॉडी जो है उनको दिमाग में रख के ये PIB में बना रहा हूँ। ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए। डेली करंट अफेयर जो है पहले आपको वो देखने, उसके बाद आपको ये PIB देखने, इससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा किन चीज़ों पर सरकारी चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। तो हमारा RBI ग्रेड बी का जो बैच है स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी से। आप जो डिस्काउंट है अब उसे आप 15 जनवरी तक ले सकते हैं। आपको जो कोड यूज़ करना है GGCA, पूरा कैपिटल में है, कोई स्पेस नहीं है, और आपको 7000 में वो कोर्स जो है वो मिल जाएगा।
तो मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में। अगले 2 दिन का जो PIB होगा उसमें बहुत जल्दी मैं आपको मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।